नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको उपसय संयोजन यौगिकों के सूत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने उपसय संयोजन यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ा था। आज ये टॉपिक ठीक उल्टा है, यानी पिछले लेक्चर में हमें पहले सूत्र दिया गया और उसके आधार पर हमने उपसय संयोजन यौगिकों के नाम लिखे थे। आज हम उपसय संयोजन यौगिकों के नाम से उनका सूत्र लिखेंगे, यानी टॉपिक ठीक पहले वाले टॉपिक से उल्टा है। जब हम उपसय संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ नियमों की पालना करनी पड़ती है। नियम पढ़ने के लिए है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जब हम शुरू से पढ़ते हैं तब हमें नियमों को ध्यान में रखते हुए सूत्र लिखने पड़ते हैं। देखो, नियमों में पहला नियम यह है कि उपसय संयोजन यौगिकों के सूत्र में पहले हम केंद्रीय धातु को लिखते हैं। सेकंड, केंद्रीय धातु को लिखने के बाद हम लिगेंड को लिखते हैं। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर हम लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि लिगेंड बहुतंतुक है तो बहुतंतुक लिगेंड को भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा, लेकिन बहुतंतुक लिगेंड को कोष्ठक में लिखेंगे। यदि बहुतंतुक लिगेंड को हम संकेत के रूप में लिखते हैं, जैसे एथिलीन डाइअमीन को हम लिखेंगे EN, तो ऐसी अवस्था में बहुतंतुक लिगेंड जिसको संकेत के रूप में लिखते हैं उसका पहला अक्षर लेते हुए अंग्रेजी वर्ण क्रममाला में उसका स्थान निर्धारित किया जाता है। जब हमने केंद्रीय धातु को लिख दिया, लिगेंड को लिख दिया, इन सभी को हम, जिसको हम समन्वय सतह बोलते हैं, एक बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। यदि संकुल यौगिक आयनिक है तो उस अवस्था में समन्वय मंडल का संपूर्ण आवेश हम बड़े कोष्ठक से बाहर ऊपर पावर के रूप में लिखते हैं। यदि संकुल यौगिक उदासीन है तब एंड में हम धनायन व ऋणायन को संतुलित करते हैं। ये संतुलन हम ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे हम आयनिक यौगिकों में करते हैं। तो देखो, उपसय संयोजक यौगिकों के सूत्र में हम ले रहे हैं नियम। इसमें नंबर फर्स्ट, पहले किसको लिखेंगे? केंद्रीय परमाणु, इसको केंद्रीय धातु परमाणु भी बोलते हैं, को लिखा जाता है। सेकंड, केंद्रीय परमाणु को लिखने के बाद हम किसको लिखेंगे? लिगेंड को। इसके बाद लिगेंड को लिखा जाता है एक से अधिक। जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो उसको कैसे लिखेंगे? एक से अधिक प्रकार के लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD जैसे क्रम में लिखा जाता है। यदि लिगेंड बहुतंतुक है तो उसको भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे बहुतंतुक, जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। लिगेंड को
भी, यानी स्पेशल नहीं है, उसको भी अब अंग्रेजी वर्णमाला में लिख रहा हूं, खाली वर्णमाला लिख रहा हूं, आप समझ आए। वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनको हम संकेत के रूप में लिखते हैं, जैसे एथिलीन डायमीन को EN लिखते हैं, ग्लाइसिनेट को हम GLY भी लिखते हैं। तो उस कंडीशन में संकेताक्षर, जिन लिगेंड को हम संकेताक्षर के रूप में लिखते हैं, संकेताक्षर के रूप में या ठीक रहेगा, संकेताक्षर में लिखे लिगेंड के प्रथम अक्षर, जैसे एथिलीन डायमीन में पहले कौन आएगा? ई। प्रथम अक्षर को या प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णमाला क्रम में उसका स्थान निर्धारित करते हैं, उसका स्थान निर्धारित किया जाता है। और बहुतंतु लिगेंड और संकेत के रूप में लिखे लिगेंड दोनों को हम कोष्ठक में लिखेंगे। इनको कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक लिखा जाता है। अब हमने लिगेंड लिख दिया, केंद्रीय परमाणु लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? लिगेंड व केंद्रीय परमाणु को, जिसको हम क्या बोलते हैं? समन्वय सतह। अरे हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी समन्वय मंडल, आयनन मंडल, एक हमने पढ़ा था समन्वय सतह। समन्वय सतह या उपसय संयोजन सतह में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आता है। एक आता है समन्वय मंडल। तो धातु परमाणु वे लिगेंड को, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये कई बार मिलकर समन्वय मंडल भी बनाते हैं, कई बार समन्वय सतह भी बनाते हैं। समन्वय सतह उस कंडीशन में होती है जब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो धातु परमाणु में लिगेंड को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। यदि अब कई बार ये होता है कि जो हमने बड़े कोष्ठक में लिखा है समन्वय मंडल, केवल एक संकुल यौगिक में समन्वय मंडल ही है, अर्थात संकुल यौगिक जब आयनिक हो तो उस कंडीशन में संपूर्ण संकुल आयन का आवेश कोष्ठक के बाद ऊपर पावर के रूप में हम लिखते हैं। तो यही मैं लिख रहा हूं, यदि संकुल यौगिक आयन हो, यानी बाहर बैलेंस करने के लिए कोई प्रति आयन नहीं है, उस कंडीशन में तो संपूर्ण संकुल आयन का आवेश कोष्ठक के बाद इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्धांक, अंग्रेजी में बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, बाहर मूर्धांक के रूप में लिखते हैं।
अब मान लो धातु परमाणु और लिगेंड मिलकर एक आयन बना रहे हैं, चाहे वो संकुल ऋणायन हो चाहे संकुल ऋणायन हो। अब क्या करेंगे, एंड में जो धनायन है और ऋणायन है दोनों को बैलेंस करते हैं। अंत में धनायन व ऋणायन को संतुलित करते हैं। देखो ये नियम आपको पढ़ने में थोड़े अजीबोगरीब लग रहे होंगे कि क्या लिखाया जा रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हमें एक नाम दिया जाएगा, हमें पहले धातु परमाणु को लिखना है, उसके बाद लिगेंड को लिखना है। लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखते हुए उनको उसी क्रम में लिखना है। लिगेंड अगर बहुदंतुक है या संकेत के रूप में लिखा हुआ है तो उन दोनों को हमें ब्रैकेट में लिखना है। अब लिगेंड और धातु इन दोनों को हम एक बड़े कोष्टक में बंद करेंगे जिसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल। अब यदि समन्वय मंडल जो है वो आयनिक है और कोई भी प्रति आयन संकुल यौगिक में उपस्थित नहीं है, उस कंडीशन में हम संपूर्ण आवेश को जो जोड़ने पर प्राप्त होगा उसको सुपरस्क्रिप्ट के रूप में ब्रैकेट जहां बंद होगा उसके ऊपर लिखेंगे। अगर मान लो प्रति आयन मौजूद है तो उस कंडीशन में हम धनायन और ऋणायन को संतुलित करेंगे, दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि बैलेंस हो जाए। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक से लिख रहा हूँ, उन्हीं के आधार पर हम इनके सूत्र बनाएंगे। तो एक के करके मैं लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखो, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकंड। आप चाहे तो यदि आपको लगता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक मैं लिख रहा हूं। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। थर्ड नंबर 4 डाई क्लोरिडो बिस। डाई क्लोरिडो बिस। एथेन 1,2 डाइमीन। कोबाल्ट थर्ड। नंबर 5 टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। नंबर 6 टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट। टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट।
थर्ड क्लोराइड। अगला नंबर है 7, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो। अब कहीं पर साइनो है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कहीं पर साइनिडो है। करेक्ट, सेकंड। ये करते हैं, उसके बाद दो चार और करेंगे, लेकिन पहले इनको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। ध्यान देंगे आप। हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला नाम देखो क्या है, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब देखो नियम कुछ भी कहते हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो जो नाम बोल रहा है वैसे वैसे आप उनके फॉर्मूले बनाते जाओ। देखो टेट्रा एमीन, तो एमीन होता है NH3, टेट्रा का मतलब ये 4 है, एक्वा वाटर, क्लोरिडो Cl, कोबाल्ट CO, और फिर क्या है क्लोराइड। उसको छोड़ो। अब ये अपना पूरा का पूरा समन्वय मंडल है। इसका जब हम नाम लिखेंगे, सॉरी सूत्र, तो पहले हम धातु को लिखेंगे। धातु है कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गई। अब ये एमीन है Am, ये एक्वा है AQ, तो पहले एमीन आएगा, तो CO NH3 उसके बाद वाटर एक्वा, क्योंकि A से, फिर क्लोरो C से, ये हमने लिख दिया। अब बाहर है क्लोराइड, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट की वैलेंसी है 3, इसकी +3 है, और अंदर है क्लोरीन -1, +3 में से -1 गया, कितना रहा बाकी, +2। तो यहां पर +2 है, तो +2 है, ये -1 है, तो इसको गुणा कर लो 2 से, तो +2 -2, 4 पहले से दे। ये हो गया अपना इसका फॉर्मूला। यहां देखो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, तो ये पोटेशियम का K प्लस अंदर है जिंकेट Zn, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो होता है OH के लिए, ये कितना है 4। अब जिंक की वैलेंसी है +2, ये +2 है, 4 हाइड्रोक्साइड का -4, +2 में से -4 गए, -2, बाहर कितना प्लस का है, तो इसको हमें कितना करना पड़ेगा 2। फॉर्मूला हो जाएगा K2 ZnOH धनायन और ऋणायन बैलेंस। अगला देखो पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो, पोटेशियम का K प्लस, ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट से Al, ऑक्सैलेट को हम लिखते हैं C2O4। ये देखो बहुतंतु लिगेंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं, OH एक से ज्यादा है तो उसको भी हम लिख रहे हैं। ट्राई का मतलब ये 3 है। अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ये +3, ऑक्सैलेट A का -2 या 3 है तो -6, +3 में से -6 गया, -3, तो इसको भी कितना करो, इस +1 है तो इसको भी +3 करो, तो K3 AlC2O4। अब इसको +3 क्यों किया है, क्योंकि इस पर चार्ज है +1 और इसके पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स ऊपर कितना है -3, तो ये जब -3 है तो +1 को भी +3 करो, क्योंकि हमें करना है क्या है, धनायन और ऋणायन बराबर होने चाहिए, और बराबर करने के लिए इसको हमें 3 से गुणा करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा +3। अब देखो डाइक्लोरिडो, ये जो Cl है ये कितना है 2, डाइक्लोरिडो 20, एथेन-1,2 डाइएमीन, एथेन-1,2 डाइएमीन को हम संकेताक्षर में ये लिखते हैं, ये कितना है 2 है। आगे है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, आगे क्या लिखा हुआ है थर्ड, ये तो नाम सेट नहीं होगा क्योंकि थर्ड के आगे या तो कुछ है या कुछ और है। डाइक्लोरिडो 20, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, इतना ही है। तो इसको देखो, इस पर चार्ज है कोबाल्ट पर 3, ये 2 क्लोराइड का -2, रिजल्टेंट
+3 -2, इसमें कितना आएगा प्लस का 1। तो पूरे के पूरे आयन पर आवेश आएगा प्लस का 1, क्यों? क्योंकि ये प्लस के 3, ये माइनस का 2, बचा कितना प्लस का 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे CO। अब देखो ये E है, ये C है, एथेन 1 2 डायमीन है तो E आएगा और इसमें C पहले आएगा तो COCl2 EN2 चार देगा +1। अगला देखो टेट्रा कार्बोनिल निकल, निकल का होता है Na, कार्बोनिल लिगेंड का फॉर्मूला है CO, ये टेट्रा का मतलब कितना है 4। अब देखो लिगेंड के फॉर्मूले और नाम आपको पता होंगे तभी आप सूत्र लिख सकते हैं, दिक्कत ये है। और यदि लिगेंड का नाम नहीं पता तो आप उसका नाम भी नहीं लिख सकते। तो लिगेंड को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिगेंड के फॉर्मूले और सूत्र या नाम अगर आपको पता नहीं है तो ना तो आप उससे संयोजन यौगिकों के सूत्र लिख पाएंगे और ना ही आप उनका नाम लिख पाएंगे। तो NiCO4 इस नाम से हमने लिखा और निकल की संयोजकता 0 है क्योंकि कार्बोनिल है, तो यही इसका फॉर्मूला हो। अगला देखो टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट से तो हो गया CO, टेट्रा एमीन यानी NH3 कितना है 4, डाई एक्वा यानी जल कितना है 2, ये तो बन गया अपना समन्वय मंडल। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हमने लिखा है धातु और लिगेंड को ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दिया। बाहर क्या क्लोराइड इसके। अब देखो बैलेंस करते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है +3, यहाँ पर +3 है, ये उदासीन यानी पूरे के पूरे आयन पर कितना है +3 और क्लोराइड पर कितना होता है -1। तो Cl को कितने से गुणा करो 3 से, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। इसमें सबसे पहले एमीन आता है 4 एमीन 2 जल के अणु और बाद Cl लिखना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि समन्वय मंडल में धातु और लिगेंड के बीच में जगह नहीं छोड़नी, ऐसा नहीं कि आप इसमें जगह छोड़ दो। पोटेशियम टेट्रासाइनिडोफेरेट सेकेंड, तो पोटेशियम तो हो गया K+, फेरेट से Fe, टेट्रासाइनिडो यानी साइनाइड कितना है 4। अब यहां पर एक की वैलेंसी कितने इसमें 2, तो ये +2, एक साइनाइड का -1 तो 4 का -4, -4 +2, यहां पर चार्ज कितना आएगा -2, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे -2 आएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज है -2, बाहर है पोटेशियम, उसका चार्ज होता है +1, तो +1 को +2 करो, +2 करने के लिए कितने से गुणा करो 2 से, तो ये हो जाएगा K2FeCN4, ये हो गया इसका फॉर्मूला। समझ आया? कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। 5-4 एग्जाम्पल और मैं लिखता हूं, बहुत बड़ा ये सकते हैं। ये कुछ एक दो एग्जाम्पल और लिखे हैं। देखो नंबर 8 क्या है, ट्रिस एथेन 1 2 डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब यहाँ पर सेंटर एटम कौन है क्रोमियम, इसको हम लिखेंगे Cr। फिर ट्रिस मतलब 3 एथेन 1 2 डायमीन का मतलब है En एथेन 1 2 डायमीन को, देखो एथेन 1 2 डायमीन को हम संकेत के रूप में ये लिखते हैं और ट्रिस का मतलब ये 3 है, इतना ये संकुल आयन और बाहर है क्लोराइड C। अब देखो क्रोमियम पर चार्ज है +3, इस पर चार्ज है +3 और Cl पर चार्ज है -1, तो +3 है, इसको भी -3 करना पड़ेगा तभी धनावेश और ऋणावेश बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे CrEn3, तो क्लोराइड है इसमें तो वहां करेंगे 3। यहां देखो एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रिटो N प्लेटिनेट, तो एमीन से NH3, ब्रोमीडो से Br, क्लोरिडो से Cl, ज्यादा है इसलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, नाइट्रिटो NO2। अब N आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें दाता परमाणु N है। नाइट्रिटो में N लिखा हुआ आगे, इसका मतलब नाइट्रिटो में जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, आगे है प्लेटिनम, तो ये Pt। अब यहां पर प्लेटिनम का चार्ज देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है +2, ये +2 है, ये कितना है
माइनस एक, ये कितना है माइनस एक। अब जोड़ेंगे तो प्लस दो, ये माइनस दो, बैलेंस हो रहा है क्या? NO2 पर चार्ज कितना होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। NO2 पर चार्ज कितना होता है, मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए आपको छोड़ रहा हूं, बताइए NO2 पर चार्ज कितना होगा, क्या NO2 पर चार्ज होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, ध्यान तो बताइए। NO2 नाइट्राइट है, और नाइट्राइट पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना नाइट्रेट पर होता है, तो माइनस एक इसका, तो प्लस दो माइनस की तीन, टोटल चार्ज कितना है माइनस एक, लिख देते हैं। अब देखो Me A ब्रोमो बी क्लोरो सी नाइट्रो एन, यदि क्रम सही है तो इसी क्रम में लिख देते हैं। प्लेटिनम एन पहले ए आएगा, फिर ब्रोमो से सी, सॉरी बी आएगा, क्लोरो से सी आएगा, और नाइट्रो से एन आएगा, ये इसका। यहां देखो डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1 को डाइएमिन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, डाइक्लोरिड का मतलब है दो क्लोरीन, बिस एथेन 1 को डाइएमिन यानी एथेनिन डाइएमिन दो है, फिर प्लेटिनम ये पीटी, ये इतना अपना कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स आइन, और बाहर है नाइट्रेट NO3। अब देखो जो नाइट्रेट है इस पर चार्ज होता है माइनस एक, प्लेटिनम पर चार्ज है, ब्रेक में देखो प्लस का चार्ज, ये प्लस के चार, दो क्लोरीन पर माइनस के दो, क्योंकि एक क्लोरीन पर माइनस एक, तो प्लस चार माइनस दो, रिजल्टेंट यहां चार्ज कितना आया प्लस। अब कॉम्प्लेक्स आइन पर प्लस दो है, नाइट्रेट पर कितना है माइनस एक, तो इसको भी माइनस दो करो, तो माइनस दो के लिए हम क्या करेंगे देखो पीटी। अब देखो एथिलीन डाइएमीन में पहले कौन आता है ई, एथिलीन, एथेन 1 टू डाइएमीन, चलो एथेन 1 टू डाइएमीन से कर लेते हैं, तो एथेन 1 टू डाइएमीन से पहले क्या आएगा ई, और क्लोरिडो से सी, तो पहले सी आएगा और बाद में ही आता है, इसीलिए पहले हम लिखेंगे CN2 और फिर लिखेंगे EN, और फिर इसके बाद नाइट्रेट, इसको कितने से गुना करेंगे दो से। अभी इससे ठीक पहले मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल कर रखे थे, उसमें आप ध्यान रखना कि हो सकता है कि मुझे ऐसे ध्यान में आ रहा है कि मैंने पहले एथिलीन डाइएमीन लिख दिया होगा और बाद में Cl2 लिखा होगा, ऐसा मुझे ध्यान में आ रहा है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, एथेन 1 टू डाइएमीन में पहले ई आएगा और क्लोरीन में सी आएगा, तो उस कंडीशन में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप पहले Cl को लिखें, उसके बाद एथेन 1 टू डाइएमीन को लिखें, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम तो यही होगा। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है, मुझे शाबाश हो रहा है जैसे मैंने ऐसे लिखवा दिया होगा, ये तब पता चला जब ये एग्जाम्पल आया है। तो अगर ऐसा लिखवाया हुआ है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये लिखवाया हुआ ये गलत है, क्योंकि सी पहले आता है उसको क्लोरीडो को पहले ही लिखना है, और ई बाद में आता है तो एथेन 1 टू डाइएमीन को बाद में लिखना है, क्योंकि हमने नियम में यही पढ़ा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल, आयरन थर्ड, तो जो Fe है ये साधारण आयन है, इस पर चार्ज है +3, फिर हेक्सा साइनिडोफेरेट सेकेंड, फेरेट से Fe, साइनिडो कितना है 6, ठीक है, इस Fe पर चार्ज है अंकुर आयन वाले पर 2, चार्ज तो स्वयं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये तो पता चल ही रहा ना। हाँ 6 साइनाइड का माइनस से, तो माइनस के 6 प्लस के 2, यहाँ चार्ज कितना रहेगा -4, तो माइनस के तो है 4, प्लस के है 3, तो प्लस के 3 वाले को तो 4 से गुना करो, और ये जो 4 वाला है इसको कितने से गुना करो 3 से, यानी ऋणायन की संयोजकता से धनायन को गुना करो, धनायन की संयोजकता से ऋणायन को गुना करो, तो अपने हो जाएगा Fe4, इसे 4 से गुना कर दिया, अंदर है FeCN6 और कितने से गुना करेगा 3 से, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। देखो हमने क्या किया है कि 6 साइनाइड का -6 और फेरेट का 2, तो प्लस के 2 माइनस के 6, यानी जो ये कॉम्प्लेक्स साइन है इस पर टोटल चार्ज हो गया -4, कुल आवेश ऐसे ही याद करना है, इस पर तो है -4 और बाहर वाला जो साधारण धनायन है इस पर है 3, तो 3 इस पर है 4, तो 4 को इससे गुणा कर दिया और 3 को इससे गुणा कर दिया, धनायन की संयोजकता को ऋणायन से गुणा, ऋणायन की संयोजकता को
द नेक्स्ट वन ये हो गया Fe4 FeCN6 और 3। इसको हम फेरी फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में उपसह संयोजन यौगिकों के नाम से सूत्र लिखना पड़ा, और मेरा ये मानना है कि किसी भी विद्यार्थी को इससे संबंधित कोई डाउट नहीं है। देखो, डाउट रहने की एक ही कंडीशन हो सकती है, यदि आपने इसे ठीक पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे। पहला वीडियो उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण के नियम, दूसरा वीडियो उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण, ये नहीं देखे हैं तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। और यदि पहले दोनों देखे हैं पूरे, ये भी पूरा देखा है, तो किसी के भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी मैं आपको मेरी तरफ से एक राय दूंगा कि आपने आईयूपीएसी नामकरण भी पढ़ लिया, सूत्र लिखना भी पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल है, चाहे वो नाम के या सूत्र के, जो नाम है उससे आप सूत्र बनाओ, जो सूत्र दे रखे हैं उससे क्या बनाओ, नाम। तो पाठ्यनीति प्रश्न में आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में पाठ्यनीति जो प्रश्न है, ये आपके जो टॉपिक है इसमें आपको ये मिल जाएंगे, उदाहरण 9.2 9.3 ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये देखो मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, ये उदाहरण 9.2 निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो आप इनसे सूत्र लिखना सीख लो। फिर हल है तो हल को लिखो और उनसे नाम लिखो। फिर है 9.3 उपसह संयोजन यौगिकों के आईपी से नाम लिखिए, तो ये आईपी से नाम लिखो। नाम लिख लिए तो फिर आप क्या करो, ये नाम लिखो और इन नाम से सूत्र बनाना सीखो। तो 2 एग्जाम्पल से 4 एग्जाम्पल हो गए, नीचे एग्जाम्पल 2 और हैं। उपसह संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए, नाम लिखिए। तो कुल एग्जाम्पल आपके 4 हैं और 4 से आप 8 बना सकते हैं। नाम से सूत्र लिखो और सूत्र लिखे नाम लिखो, उल्टा भी तो कर सकते हैं। अब अपने उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण और सूत्र वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो है संकुल यौगिकों में या उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।